हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इंसेप्शन कोचिंग सेंटर में आप सभी साथियों का जो है हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम लोग एक रूटीन वे में 30 दिनों में लूसेंट समाप्त करने का संकल्प किया है। जैसा कि आपको फ्रंट पेज पे ये आपका सिलेबस जो दिखाई दे रहा है, और इससे पहले आपको आपके अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी माध्यम से आपके द्वारा सूचित किया गया होगा कि 28 तारीख यानी 28 जून 2021 से हम लोग यानी इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए तमाम एग्ज़ामों को देखते हुए लूसेंट बैच का आरंभ किया गया है। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और ये प्रत्येक दिन आपके सामने टेस्ट विद डिस्कशन यानी आपको एक सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको फ्रंट पेज पे सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिनको भी कन्फ्यूजन है वो एक बार ध्यान से देख लें। ठीक है, वो ध्यान से देख लें कि कैसे सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, डिस्कशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो पहला जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये क्रम वाइज नंबर है, ये सीरियल नंबर आपका है। उसके बाद जो है फर्स्ट आपका जो है चैप्टर है वो क्या है, हिस्ट्री का है। ये क्या है, सिलेबस में सब्जेक्ट आपका जो है हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री का 1 और 2 पेज आपको पढ़ना है। यानी एक पेज जो खड़ा में होता है, यानी एक साइड से दोनों एक पेज आपको ही सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप आइएगा लूसेंट में तो 65 से 66 पेज आरंभ होता है, यानी पहला पेज है ज्योग्राफी का, वो पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आप आते हैं तो 125 से 26 जो शुरुआत होता है वो पहला पेज पढ़ना है। पॉलिटी का 160 से 61 जो पहला पेज है वो पढ़ना है। बायोलॉजी 246 से 247 जो कि पहला पेज है वो पढ़ना है। और मिसलेनियस यानी विविध विविध जो कि VBI है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 288 से 289 वो पेज पढ़ना है। यानी प्रत्येक दिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी और मिसलेनियस यानी 6 सब्जेक्ट 6 चैप्टर आपको पढ़ के आना है। यानी एक दिन में 6 पेज आपको पढ़ना है। एक दिन में यदि आप 6 पेज पढ़ते हैं तो आपका जो है 30 से 32 दिन में आपका पूरा जो है लूसेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हम बोल नहीं रहे हैं, आपके सामने एक सिलेबस बनाया हुआ है, ये सिलेबस आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 दिन जो है 17वां दिन जो है 17वां क्लास में आपका इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक्स यहाँ से समाप्त हो जाएगा। जब 17वां दिन आपका इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा तो 18वां क्लास से आपका फिजिक्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 17वां क्लास में आपका इकोनॉमिक्स समाप्त, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिजिक्स आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से पॉलिटी का आपका जो है संविधान का 19 क्लास में, यानी 19 पेज ही है पॉलिटी में पढ़ने के लिए लूसेंट में, लूसेंट से बाहर नहीं, लूसेंट। क्योंकि लूसेंट आज भी पर्याप्त है, पहले भी पर्याप्त था और आगे भी पर्याप्त रहेगा। लूसेंट में ही बहुत कुछ चीज़ है जो आप पढ़िए। ठीक है, रिवीजन के लिए या नए चीज़ के लिए। तो 19 नंबर जो है, 19 नंबर कॉलम जो सीरियल नंबर देख रहे हैं, यानी 19वां दिन आपका पॉलिटिक्स फिनिश हो जाएगा और 20वां दिन से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्लास में आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। 19वां क्लास में आपका केमिस्ट्री पॉलिटी खत्म होगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी में आप गौर से देखिए कि बायोलॉजी आपका क्लास जो है 16 क्लास में ख़त्म हो जा रहा है। 16 क्लास में आपका बायोलॉजी फिनिश। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से रहता है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे जो मात्र 5 क्लास है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लूसेंट, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लूसेंट, लूसेंट से ही चलाएं। लूसेंट में एक पेज आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं, उसके अलावा भी हम डिस्कशन कराएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं ले, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो है 16 क्लास में बायोलॉजी खत्म होगा, उसके बाद 5 क्लास जो है साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, इसमें से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मिसलेनियस आपका जो है 20 क्लास में मिसलेनियस खत्म होगा। 20 क्लास में 20वां दिन आपका मिसलेनियस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर इसमें छूट गया है जो मात्र 2 या 3 पेज का है, वो स्पोर्ट्स है।
वो स्पोर्ट इसमें ऐड नहीं हो पाया, वो हम करवा देंगे, आप उसके लिए टेंशन नहीं है। जिस दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म होगा उस दिन स्पोर्ट्स यानी खेल से भी जो क्वेश्चन रहता है वो हम करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें यदि किन्हीं को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी और मिसलेनियस 6 पेज आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। जिस अनुसार से पेज नंबर दिया हुआ है उसी अनुसार से आपको पढ़ना है, और उसी में से हम क्वेश्चन बनाए हैं और उसी का क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो आप हम दोनों मिल करके जो है आप पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, और दोनों मिल करके 30 से 32 दिन में लुसेंट समाप्त कर देंगे। जैसे ही लुसेंट समाप्त होगा उसके बाद स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स जो है हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, और उसको भी जो है हम लोग 30 से 32 दिन में उसको भी समाप्त कर देंगे। पढ़ा हुआ सबको है, बस एक बार सबको रिवीजन हो जाएगा। तो प्रत्येक दिन अकॉर्डिंग टू आपका जो समय है, समय के अनुसार आपका वीडियो जो है यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आज का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग आरंभ करते हैं। इसमें यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज का जो क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। तो आप लोग गौर से देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है कि किस वेद में बलिदान का चर्चा किया गया। किस वेद में बलिदान का वर्णन किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन है किस वेद में बलिदान का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपका बलिदान का चर्चा किया गया, ठीक है। प्राचीन भारत में 4 वेदों को जो है माना गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को जो है क्या कहा जाता था, इन 4 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को जो है इतिहास में संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता, ठीक है। क्वेश्चन था किस वेद में बलिदान का वर्णन किया गया है, तो आंसर था यजुर्वेद। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को जो है हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले जानिए कि मंडल पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 इसमें मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। बोलेगा कि सूक्त कितना है, तो 1028 इसमें क्या है, सूक्त है। 10 मंडल है, 1028 आपका सूक्त है, और 10,462 आपका क्या है, ऋचाएँ, जो पढ़ने वाले जो है कथा है, बुक वगैरह है, ऋचाएँ हैं, ठीक है। 10 आपका मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,462 आपका ऋचाएँ हैं। पूछता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद को जो पाठक करता है, ऋषि जो हैं, इसको जो पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता था, तो इसको ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो यजुर्वेद क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं कि यजुर्वेद के जो पाठक करता थे, यानी जो ऋषि थे जो यजुर्वेद पढ़ते थे, उसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं, अधार्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधार्यु कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के पाठककर्ता यानी ऋषि को अधार्यु कहते हैं। क्वेश्चन यही था कि किस वेद में बलिदान का वर्णन है, तो किस वेद में बलिदान का वर्णन है, यजुर्वेद में आपका बलिदान का वर्णन है, ठीक है। इससे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यजुर्वेद से क्वेश्चन पूछता है एक और कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों हैं। गद एवं पद वाला वेद बोलेगा तो यजुर्वेद है, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद में ही सबसे पहले यज्ञ, नियम और विधि विधान का चर्चा मिला है। बोलेगा यज्ञ सबसे पहले कहाँ एवं विधि विधान का चर्चा किसमें मिला है, तो यजुर्वेद में मिला। किसमें मिला है, यजुर्वेद में मिला। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है सामवेद। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सामवेद। देखिए हम पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन में आपका था क्या था, सामवेद। तीसरा ऑप्शन आपका था सामवेद। सबसे पहला चीज़ जानते हैं संगीत का वेद किसे, इसे संगीत का वेद कहते हैं। संगीत का वेद कहते हैं, संगीत का वेद कहते हैं। सामवेद को संगीत का या संगीत का जनक कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। बोले कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता है। यजुर्वेद, सामवेद प्लस में यजुर्वेद, सामवेद प्लस में यजुर्वेद, सामवेद प्लस में यजुर्वेद दोनों में जो किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता है।
सामवेद प्लस यजुर्वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का चर्चा इन दोनों में नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ें कि ऋग्वेद में पढ़ने वाला को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। यजुर्वेद में पढ़ने वाला को अधर्यु कहते हैं। सामवेद में पढ़ने वाला क्या कहते हैं, सामवेद जो ऋषि पढ़ता था इसके पढ़ने वाले ऋषि को उदात्री कहते हैं। सामवेद जो पढ़ते थे ऋषि उसको क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले गायन यज्ञ संकलन इसमें जो है सामवेद में ही मिला। ठीक है, और सबसे लास्ट जो हम लोग का है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद सब लोग जानते होंगे, जादू टोना भूत पिचास जो भी है, जादू टोना भूत पिचास ये सारा चीज़ जो है जितना अंधविश्वास वाला चीज़ है, ठीक है ना, वो सब आपका किस में है, अथर्ववेद में। किस में है, अथर्ववेद में। 3 क्वेश्चन और पूछता है आपको कि विष्णु पुराण, क्या पूछता है, विष्णु पुराण। एक पूछता है मत्स्य पुराण, एक पूछता है विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा पूछेगा आपको वायु पुराण। पहला विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा वायु पुराण। पूछे किस वन से संबंधित है, विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वन से, पूछता है क्वेश्चन। विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वन से। मत्स्य पुराण बोलेगा तो आंध्र सातवाहन वन से, आंध्र जो है सातवाहन वन से, आंध्र सातवाहन वन से है। वायु पुराण बोलेगा तो गुप्त वन से, वायु पुराण बोलेगा तो गुप्त वन से। विष्णु पुराण मौर्य वन से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वन से, वायु पुराण गुप्त वन से। ठीक है, इन 3 चीज़ों की पूछता है। तो हम लोग पढ़ लिए ऋग्वेद के बारे में कुछ पढ़ें, यजुर्वेद के बारे में पढ़े कुछ पढ़ें, सामवेद के बारे में कुछ पढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कुछ और क्लियर होगा इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी। देखिए कहीं भी यदि हिंदी में कुछ मिस टाइपिंग हो गया होगा तो आप माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, वो टाइपिंग एरर थोड़ा बहुत होता है, तो आप समझिएगा कि वही चीज़ लिखा हुआ है। जैसे इसमें हेरोडोटस लिखा हुआ तो हेरोडोटस थोड़ा सा होता है, थोड़ा मिस्टेक है हिंदी में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक आपका लिखा है प्लिनी ने लिखा है। किसने लिखा है, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपका प्लिनी ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है, प्लिनी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका टॉलमी। इसने क्या पुस्तक लिखा है, तो भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पुस्तक कौन लिखा है, तो आपका लिखा है टॉलमी। टॉलमी साहब ने पुस्तक लिखे हैं भारत का भूगोल। किसी साल में, दूसरी शताब्दी में ये पुस्तक लिखे थे, भारत का भूगोल। ठीक है, प्लिनी साहब लिखे हैं नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक था ये किस चीज़ संबंधित था भाई, तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में इसे भारत का जो है भारतीय पशु पेड़ पौधे खनिज के बारे में चर्चा है। भारतीय पशु पेड़ पौधा और खनिज यानी खाने वाला जो भी पदार्थ है, खनिज पदार्थ का चर्चा किया गया। किस चीज़ में, नेचुरल हिस्ट्री में जो है किसने लिखा है, सबसे पहला चीज़ तो प्लिनी साहब ने लिखे है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है, नामक पुस्तक प्लिनी साहब लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये किस चीज़ से संबंधित है, तो भारतीय पशु और पेड़ पौधे खनिज पदार्थ से संबंधित है। इस जो पुस्तक में चर्चा किया गया है भारतीय पशु का, पेड़ पौधा का और खनिज पदार्थों का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है टॉलमी साहब ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखा। कब लिखा था, दूसरी शताब्दी में लिखा था। पहला आपको ऑप्शन है हेरोडोटस सब लोग जानते होंगे, इसे इतिहास का हम लोग पिता कहते हैं। किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। हेरोडोटस क्या कहते हैं, इतिहास का हम लोग पिता कहते हैं। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखे थे, 5वीं शताब्दी में पुस्तक लिखे थे। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी में अपना पुस्तक लिखे थे हेरोडोटस। ठीक है, ये इसका 1 नंबर हेरोडोटस है, जो 5वीं शताब्दी में इतिहास का पिता कहा जाता है। प्लिनी हो गया। मेगास्थनीज, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, मेगास्थनीज। सबसे पहला चीज़ जानिए जो है, पेज ले लेते हैं यहाँ से हम, मेगास्थनीज के बारे में जानिए। मेगास्थनीज, सबसे पहले जानिए चीज़ कि मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो पूछता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था या किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी रहता था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, इसने पुस्तक क्या लिखा भाई? तो इसने पुस्तक लिखा इंडिका। पुस्तक का इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इंडिका नामक पुस्तक आपका लिखा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इंडिका नामक पुस्तक आपका लिखा है मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये मौर्य युग था जो संस्कृति में विषय में लिखा था। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। इसके अलावा 2-3 और क्वेश्चन है जो हम क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? किस मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है? बताइए। अभी हम चारों वेद पढ़े, ऋग्वेद पढ़े, उसके बाद यजुर्वेद पढ़े, उसके बाद सामवेद पढ़े, उसके बाद अथर्ववेद पढ़े। ऋग्वेद में क्या पढ़े हम लोग? तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जाने कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद जब मिलता है तो उसको संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, संहिता कहा जाता था। हम लोग क्या पढ़े कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। हम लोग क्या पढ़े? 1028 में सूक्त हैं। हम लोग क्या पढ़े? 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के ही तीसरे मंडल में जो है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है, लेकिन 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, बी नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के तीसरे मंडल बोलेगा, थर्ड, ऋग्वेद के तीसरे मंडल बोलेगा, इसमें सूर्य देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सूर्य देवता का उल्लेख है। लेकिन 9वें मंडल बोलेगा तो 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। इसमें आपका जो है सोम देवता का उल्लेख है। किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो हम लोग जाने कि ऑप्शन नंबर बी जो है 9वें मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बोलेगा तो सूर्य देवता, यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तीसरे में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है, लेकिन 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। इस किसको समर्पित करता है? क्वेश्चन पूछता है कि ये सावित्री को समर्पित करता है। किसको समर्पित करता है? सावित्री को समर्पित करता है। और सोम देवता को उल्लेख है जो 9वें मंडल में, यह देवता सोम को उल्लेख करता है। ठीक है, 8वें मंडल जो है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल में ऋचाओं को जो है यानी पढ़ने वाले पाठककर्ता को खील कहा जाता था। ठीक है, 10वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद में जो पढ़ते थे उसके पढ़ने वाले पाठककर्ता को पुरुष सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त। क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त। अभी 4 चीज़ हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? तीसरे मंडल में जो है ऋग्वेद के सूर्य देवता का उल्लेख है जिसको सावित्री को समर्पित करता है। उसके बाद पढ़े 9वें मंडल में जो सोम देवता का उल्लेख है। उसके बाद पढ़े हम लोग 8वें मंडल में ऋग्वेद के पाठककर्ता जो उसको खील कहा जाता था। और 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का चर्चा है। ठीक है, तो हम लोग सारा यहाँ पे मंडल क्लियर कर गया। देखिए, आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस था आपका 1 पेज, ठीक है, 1 पेज आपका हिस्ट्री का लगभग जो है 3 क्वेश्चन ही हम दिए, लेकिन उसके अलावा जो भी इसमें कंटेंट था हम दे दिए। उसके अलावा भी यदि कुछ कंटेंट बच रहा है हम आपके सामने अभी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जो तीन क्वेश्चन कराएं, उसके अलावा जो भी बच गया है, जैसे हेन सांग के बारे में। हेन सांग सभी लोग जानते हैं कि पूछता है क्वेश्चन कि हेन सांग जो है, हेन सांग, सबसे पहला चीज़ हेन सांग जो है ये किसके शासनकाल में है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि हा से हेन सांग और हा से हर्षवर्धन, हा से हेन सांग, हा से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था भाई? तो 629 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग जो है 1 वर्ष तक पहले तो आने के बाद जो है पहले घूमा। ठीक है, और यहाँ तक 15 वर्ष तक जो है 15 वर्ष तक भारत का पूरा दौरा किया। ठीक है, सबसे पहले जो ये आए थे, कहाँ आए थे? नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। कहाँ आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे। ठीक है, यहाँ पे आए, उसके बाद 15 साल इसके अलावा भी जो है 15 साल तक पूरा घूमे और यहाँ के बाद पूरा जो है जो भी कंटेंट था एकत्रित किए। मध्य प्रदेश गए थे, गुजरात गए थे, राजस्थान गए थे, जहाँ भी स्मारक था या फिर विश्वविद्यालय था या फिर जो अतिथि रहते थे, गुरु वगैरह या फिर कवि लोग जो रहते उनसे मिले थे। और माना जाता है कि हेन सांग जो है टोटल जो है 138 देश का यात्रा किए थे। ठीक है, वहाँ के संस्कृति को जानने के लिए, वहाँ के शिक्षा को जानने के लिए 138 देश का यात्रा किए थे। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो उनका एक पुस्तक आया था
जो जो पुस्तक जो है सारा देश जो 138 देश घूमे हैं उसका उसी में चर्चा की है। उसका पुस्तक का नाम है सी यू की नामक पुस्तक में ही चर्चा किया गया है कि ह्वेनसांग 138 देश का यात्रा किए थे। 138 देश का यात्रा किए थे उसका सांस्कृतिक वगैरह जानने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ह्वेनसांग के बारे में जान लिए। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 629 में तो भारत आए थे, 15 साल तक रहे थे और 645 में यहाँ से लौट गए और 647 में जो है वहाँ जाके इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद है हम लोग पढ़ते हैं फाहियान। उसके बाद हम लोग एक सेकंड पेज लेते हैं आपको हम फाहियान। उसके बाद देखिए फाहियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। को फाहियान पूछता है कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, और ये भी जो है मध्य प्रदेश वगैरह में संस्कृति के बारे में चर्चा करने के लिए ये भी भारत में जो है 14 वर्ष तक रहा था। ठीक है, 14 वर्ष तक ये भी घूमा था। फाहियान भी जो है 14 वर्ष तक यहाँ पे रहा था आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन बाकी हम आपका टॉलमी से क्वेश्चन दे दिए कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखें। प्लिनी से क्वेश्चन दे दिए थे कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। मेगास्थनी से आपको क्वेश्चन दे दिए थे कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इन्हें पुस्तक कौन सा लिखा था? इंडिका पुस्तक लिखा था। इसके अलावा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं। जैसे पूछे कि जातक जो है, जातक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? जातक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। इसमें क्या चीज चर्चा है? तो हीनयान की कथा वस्तु, क्योंकि जब हीनयान और महायान दो भाग में बट गया था तो हीनयान का चर्चा जो है ये जातक में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को जो है, जैन साहित्य कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका बोल सकते हैं चाणक्य बोलिए, या इसी का दूसरा नाम है कौटिल्य बोल सकते हैं आप। चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए, या इसी को आप विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है, राजतरंगिणी पुस्तक में कहाँ का वर्णन किया गया है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया गया है? कश्मीर का इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक में किसी का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, लिखा किसने है? तो कलहन द्वारा रचित पुस्तक है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद चचनामा पुस्तक की चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है, इसके कौन है? चचनामा के लेखक अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। उसके बाद कुछ अष्टाध्यायी पुस्तक किसका है? अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि का। ये सब 1 नंबर पेज का ही जो है ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सिलेबस के अनुसार चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद आपको पूछे कि जाबलोपनिषद जो है इसमें चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। बोलेगा चारों आश्रम जो है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो जाबालोपनिषद में जो है चारों आश्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, चारों आश्रम। बोलेगा कि स्त्री को जो है सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका लगभग क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आप नोट में करके लिख सकते हैं। इसको लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जाए तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद पूछा जाए आपसे तो अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप ज्योग्राफी से आ गया। हिस्ट्री आपका यहाँ 1 पेज समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, थेल्स व एनेक्सीमीटर दोनों व्यक्ति ने मिलकर के गणितीय भूगोल जो है पुस्तक लिखे थे। गणितीय भूगोल के संस्थापक पूछा जाए तो थेल्स व एनेक्सीमीटर। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कुछ और पुस्तक है
जैसे हिकेटियस साहब क्या लिखे थे? तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। बोलेगा वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस तो भूगोल का जनक है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे, तो अलेक्जेंडर को मान दें। अलेक्जेंडर को जो है वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं किसको? तो अलेक्जेंडर को। उसके बाद आपका ऑप्शन है अस्ट्रोबो को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार अस्ट्रोबो को माना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार जो है किसे माना जाता है? अस्ट्रोबो को माना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? अस्ट्रोबो को माना जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? थेल्स वन एक्सीमीटर को माना जाता है। हिकेटियस को क्या माना जाता है? तो भूगोल का जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर को क्या कहते हैं? वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन 3 नंबर है पोलोडियम क्या है? तो भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? तो पोलोडियम को। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? पोलोडियम को। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और भी है पुस्तक, जैसे विश्व ग्लोब का निर्माता। बोलेगा कि विश्व ग्लोब का निर्माता आपसे पूछा जाए, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा विश्व ग्लोब का मार्टिन बैहम साहब को विश्व भूगोल का निर्माता कहा जाता है। मार्टिन बैहम साहब को विश्व भूगोल का निर्माता कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पुस्तक था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? बताइए। आपसे क्वेश्चन है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। ठीक है। मंदाकिनी को आप गैलेक्सी बोल सकते हैं। ठीक है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी बताइए कौन सा होगा? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पूछा जाए तो ड्वार्फ मंदाकिनी होगा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी। पहला ऑप्शन है देवयानी। तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी बोलेगा तो देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी पूछेगा तो क्या है? देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी तो ड्वार्फ मंदाकिनी। लेकिन आपसे यदि पूछे कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी तो देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी। लेकिन नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पूछा जाए तो ड्वार्फ मंदाकिनी। सी में आपका है कि दुग्ध मेखला क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि मंदाकिनी है तारों का ऐसा समूह जिससे धुंधला दिखाई जो पड़ता है, उसे ही हम लोग जो पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या उसी को आकाशगंगा कहते हैं। दुग्ध मेखला या इसी को जो है आकाशगंगा कहते हैं, या इसी को मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इसी का कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है। अगला है नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। सूर्य की उम्र क्या है? बताइए। पूछा हुआ 2018 का एसआई का पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग का। ठीक है। सूर्य की उम्र क्या है? बताइए। सूर्य की उम्र क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र क्या है? 5 बिलियन वर्ष। ठीक है। सूर्य की उम्र क्या है? 5 बिलियन वर्ष। बोलेगा कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? तो 10 के पावर 11 वर्ष। 10 के पावर 11 वर्ष। बोलेगा भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तब का 8 मिनट जो है 16 सेकंड लगता है। 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड, या इसको 500 सेकंड भी बोल सकते हैं हम लोग। 500 सेकंड में कभी ऑप्शन दे देता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। बोला कि सौर ज्वाला की उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोलिसियस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। ठीक है। 5 बिलियन वर्ष। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑरेनियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं ओरियन नेबुला इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ठीक है। तो आपका तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया।
पूछा जाए आपसे कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्मांड का, बोलेगा ब्रह्मांड का व्यास, पूछा जाए आपसे ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, 10 के पावर जो है 8 वर्ष होता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, 10 के पावर 8 वर्ष नहीं, 8 के प्रकाश वर्ष, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः जो 100 अरब मंदाकिनी है। पूछा है कि ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी है, कितना गैलेक्सी है, तो ब्रह्मांड में हम लोग का जो है 100 अरब मंदाकिनी। कितना मंदाकिनी है, 100 अरब मंदाकिनी है ब्रह्मांड में। ठीक है, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। 100 अरब मंदाकिनी है और एक मंदाकिनी में जो है 100 अरब तारे हैं। सोचिए कि ब्रह्मांड में कितने असंख्य तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के लगभग क्वेश्चन इसमें से जो है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए। ठीक है, महाविस्फोटक एक पूछता है आपका, नोट करके लिख लीजिएगा, एक पूछता है आपको बिग बैंग थ्योरी पूछता है, महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, ये कौन दिया था बिग बैंग थ्योरी, तो जॉर्ज लेमेंटियर दिया था। जॉर्ज लेमेंटर साहब ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। जॉर्ज लेमेंटर साहब ने बिग बैंग थ्योरी दिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि दोलन का सिद्धांत किसने दिया है, दोलन का सिद्धांत किसने दिया है, दोलन का सिद्धांत किसने दिया है, दोलन का सिद्धांत दिया है डॉक्टर जो है डॉक्टर एलन संडेजा। दोलन का सिद्धांत किसने दिया है, डॉक्टर एलन संडेजा। दोलन का सिद्धांत किसने दिया है, डॉक्टर एलन संडेजा। बोले एक और क्वेश्चन पूछता है कि साम्यावस्था या सतत दृष्टि का संकल्पना किसने दिया है, तो थॉमस गोल्ड दिया है। थॉमस गोल्ड दिया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अलावा क्वेश्चन इसमें से खत्म हो गया। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स चलिए, तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, यानी 2 पेज, यानी हिस्ट्री का 1 पेज, ज्योग्राफी का 1 पेज से अभी तक हम लोग जो है लगभग आधा घंटा डिस्कशन किए हैं। ठीक है, सिर्फ 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ हिस्ट्री से 1 पेज और ज्योग्राफी से। अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बताइए, किस क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया। आप एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्र क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें आपका आता है कृषि, पशुपालन, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या खनन विभाग भी इसी में आपका आता है। क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी को जो है, इसे संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया। क्वेश्चन पूछता है कि किस क्षेत्र को जो है रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित, यानी रेड कॉलर जॉब द्वारा इंडिकेट करते, सूचित करते हैं क्या, किस क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब के द्वारा सूचित करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब के द्वारा सूचित किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक, यानी द्वितीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले कि इसमें जो कुशल श्रमिक जो काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। अभी हम लोग पढ़े कि प्राथमिक क्षेत्र में कुशल जो श्रमिक थे, उसको हम लोग रेड कॉलर जॉब द्वारा सूचित करते थे। ठीक है, क्योंकि वो कृषि वाला काम करते हैं, यानी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन विभाग। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में जो है, जो भी कुशल मजदूर काम करते हैं, उसको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है,
व्हाइट कॉलर जॉब दर हम सूचित करते हैं। पहला क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, और इस क्षेत्र के रेड कॉलर जॉब दर सूचित करते हैं। लेकिन द्वितीय क्षेत्र को हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। इसमें क्या आता है, तो इसमें सेवा क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बोले, सॉरी, सेवा क्षेत्र आपका तृतीय के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र में नहीं। द्वितीय क्षेत्र में आपका आता है उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग, लोहा, कल कारखाना, जो भी फैक्ट्री वगैरह है, कच्चे माल का ये सब जो भी चीज़ ये सब है, ये सब आता है द्वितीय क्षेत्र अंदर। और तीसरा क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, बैंकिंग आता है। हम एक बार लिख देते हैं, आपको ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, खनन विभाग। दूसरा आता है द्वितीयक। द्वितीयक में क्या क्या आता है भाई, तो आपका जितना भी वस्त्र उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ये सब कल कारखाना सब है, ये सब इसी का तरह है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है भाई, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले चीज़ तो इसे सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में आता है बैंकिंग आता है, बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, चिकित्सा आता है, ये सब आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्रथम क्षेत्र के श्रमिक को हम लोग क्या रेड कॉलर जॉब के द्वारा सूचित करते हैं। द्वितीय क्षेत्र के श्रमिक को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग आता है, चिकित्सक आता है, शिक्षा आता है, इसे सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सबसे अधिक योगदान करता है। जो हम लोग का जीडीपी होता है, ठीक है, इसमें हम लोग का जो है सबसे अधिक जो है भूमिका निभाता है कौन, तृतीय क्षेत्र, थर्ड, ठीक है। तो और भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। हम कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी वगैरह में कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। कभी पूछता है कि बंद अर्थव्यवस्था इनमें से कौन है, 5 ऑप्शन दे देगा। तो बंद अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात हो सकता है और न ही आयात हो सकता है, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं, ठीक है। बोलेगा सबसे पहले 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के एक पुस्तक आया था जिसका क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। पूछेगा कि वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक 1776 ईस्वी में किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा। किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है, एडम स्मिथ साहब ने लिखे थे। कब लिखे हैं, 1776 ईस्वी में लिखे हैं। कब लिखे हैं, 1776 ईस्वी में लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी जो है जारी करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा है, बताइए। आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट यानी यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास सूचकांक जो है रिपोर्ट सबसे पहले कौन सा राज्य में जारी किया गया था, तो मध्य प्रदेश जारी किया था, ठीक है। मानव विकास जो है सबसे पहले जो है 2002 में इस संज्ञान में आया था और सबसे पहले प्रस्तुत किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। यूएनडीपी ऐसे पूछेगा, यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था, 1965 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अभी जो है कुछ सूचकांक है, जैसे मान लीजिए अभी बोलेगा कि विश्व प्रेस में भारत का स्थान कितना है, तो 142 है। बोलेगा खुशहाली में, खुशहाली यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 139 है। पहला पे नॉर्वे है, सॉरी पहला पे फिनलैंड है, ठीक है। शांति में आपका नॉर्वे है पहला पे। बोलेगा हंगरी इंडेक्स, हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान 84 है। बोलेगा पासपोर्ट यानी जो है हैवी पासपोर्ट यानी जो है सबसे पहला जापान का है, भारत का स्थान 84 है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंडेक्स है जो अभी भारत, वो सब चेंज, करंट का क्वेश्चन है, चेंज होते रहता है। बस जानिए कि पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश था, मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि तत्काल जो भी करंट पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि स्वर्णों को जो है स्वर्ण कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस जो लागू किया गया है, तो ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सबसे पहला राज्य जो है
लागू करने वाला कौन सा राज्य है? सबसे पहला राज्य ये तो गुजरात है। सबसे पहला कौन राज्य है? गुजरात। गुजरात से सबसे पहले लागू किया है। ठीक है, दूसरा बोलेगा तो झारखंड है, तीसरा बोलेगा तो यूपी है, और चौथा आपका बिहार है। बोलेगा किस संविधान संशोधन के तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया गया? तो भूलिएगा नहीं, 103वां संविधान संशोधन के तहत 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है 10% आरक्षण दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन के तहत EWS जो है उसको 10% आरक्षण दिया गया है। बोलेगा सबसे पहले जो है GST जो है किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले GST जो है लाया था असम में। सबसे पहले लाया था किस देश ने? तो 1954 ईस्वी में फ्रांस ने लाया था। 1954 में कब लाया था? फ्रांस ने लाया था, और सबसे यहाँ लाया था असम ने लाया था। अभी असम राज्य में इन्हें क्या किया है कि 2 बच्चे से यदि जन्म किसी का होता है तो सरकारी किसी भी जो है सुविधा का लाभ का जो है उससे वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिटी से। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस एक्ट के तहत किया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठन किस गठन के? पहले जानते हैं कि डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठन किस लिए हुआ था। तो 1784 की जो पिक्ट इंडिया एक्ट आया था, इसी के तहत जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी 2 गो प्रशासन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको गठन किया गया किस लिए? व्यापारिक मामला के लिए। व्यापारिक मामला के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठन किया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है इसका गठन किया गया राजनीतिक मामला के लिए। राजनीतिक देख रेख के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठन किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठन किया गया व्यापारिक मामला को देख रेख करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी में है आपका 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत क्या क्या परिवर्तन कुछ हुआ? तो 1813 कुछ हम पेज ले लेते हैं। देखिए 1813, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम आपका। 1813 के जो चार्टर एक्ट आया सर, उसके तहत 2-3 चीज़ आया। सबसे पहला चीज़, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट क्या आया कि इसका कंपनी के जो भी जैसे कंपनी उस समय लगता था उसके एग्रीमेंट दिया गया था कि नहीं आप 20 साल तक ही यहाँ पे लगा सकते हैं, 20 साल तक का एग्रीमेंट है। वही 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत जो है उस कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो जितना समय था उस समय से जो है 20 साल जो है उसमें इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा बदलाव क्या हुआ कि कंपनी के जो है भारत के साथ जो व्यापार करने का अधिकार था उसको छीन लिया गया। क्यों छीना गया? इसीलिए क्योंकि चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार से संबंध में 20 वर्ष का अधिकार प्राप्त था, इसीलिए छीना गया। तीसरा जो पॉइंट है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश जो है नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक, कुछ सीमा को जो है ना ब्रिटिश के लिए जो है भारत से व्यापार का रास्ता जो है खोल दिया गया था कुछ सीमा तक। ठीक है, भारत के साथ जो है भारत के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया गया था। चौथा नंबर पॉइंट क्या दिया? तो 1813 के ही चार्टर एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, पहले यानी 1813 से जो भी पहले एक्ट था उस एक्ट में लिखा गया था कि जो भी ईसाई पादरी जो है भारत में नहीं आ सकती है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ईसाई पादरियों को भारत में आने का अनुमति दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में आने का अनुमति दिया गया। ठीक है, और क्या था? 4 पॉइंट ये इससे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बोलेगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1784 पीटीएम हो गया, चार्टर एक्ट हो गया आपका 1813। अगला 3 नंबर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ भाई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ बदलाव देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको नियमित यानी रेगुलर और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया काम था, पहला कदम था। दूसरा पॉइंट इससे आप याद रखिएगा कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला था। तीसरा पॉइंट इसे याद रखिएगा, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग के तहत इसके तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, क्या क्या इसमें विशेषता था भाई? तो इसकी विशेषता यही था कि इसके अधिनियम के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर था, यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन लाया गया। ठीक है, ये सब किसके अधीन किया गया? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? पहला तो वारेन हेस्टिंग्स थे। पहला कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी इम्पोर्टेंट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इसके तहत सबसे पहले बनाया गया था उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश को सर एलिजा इम्पे पूछता है। सर एलिजा इम्पे थे। पहला कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इसी के तहत जो कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंध लगा दिया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है किसी भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था व्यापार लेने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला। 10 नंबर क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन छूट गया क्या पीछे? इससे पहले कितना नंबर क्वेश्चन था? इसके पहले 9 नंबर था। ठीक है, 9 के बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर मतलब 1833 के विधि के आयोग 1833 किस अधिनियम के तहत किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? किस अधिनियम के? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत जो है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, जो उतना नहीं पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम डाल दिए हैं। बी नंबर ऑप्शन में 1853 के तहत 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको नोट करवा देते हैं। 1853 के तहत क्या क्या था? पहला नंबर पॉइंट आप याद रखिए, इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले चीज 1854 से मैकाले समिति की नियुक्ति किया है। मैकाले समिति का गठन 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। दूसरा है 1858 के एक्ट के तहत क्या किया गया? तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या था? भारत शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। भारत शासन जो कंपनी था उसके हाथ से चला गया था ब्रिटिश हाथ को। उसके अलावा जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। इसी शासनकाल में भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया था। अभी हम लोग पढ़े कि 1784 को जो पिट्स इंडिया जो एक्ट था, इसके तहत क्या आया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठन किया गया था। लेकिन 1858 के अधिनियम के तहत ये दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है भारत में राज्यसभा यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, इसका भी जो है नियुक्ति किया गया था। इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। बोलेगा किस अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया 1858 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है। और ऑप्शन ऑप्शन क्या है इसमें, एक सेकेंड देख लेते हैं। हो गया 1853 हो गया, 1858 हो गया, 1858 दो ऑप्शन दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा हम एक और ऑप्शन करवा देते हैं। 1800 बोलेगा 1876 के शाही अधिनियम, इसके तहत क्या हुआ था? 1876 के शाही अधिनियम, एक सेकेंड 1876 के शाही अधिनियम के तहत क्या हुआ? एक सेकेंड, कहाँ डिलीट बटन गया? अच्छा छोड़िए, 1800 देखिए 1800 एक सेकेंड 1876 के जो है 1876 के शाही अधिनियम के तहत जो है जनरल इसके तहत जो है केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति किया गया था। ठीक है। और इसी के तहत 1876 ईस्वी में घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। इसी के तहत महारानी विक्टोरिया को जो है विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया? बताइए 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया? क्वेश्चन आपका है 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया? क्वेश्चन देखिए और बताइए। तो इसमें आपका 321 अनुच्छेद का वर्णन किया गया। भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? 321 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है और 10 उसमें अनुसूची था। 10 अनुसूची का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद आपका बोलेगा तो आपका 321 था। वर्तमान में जो है मुख्य रूप से 444 है, लेकिन आप ए बी करके जोड़िएगा तो आपका 500 पार हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है 1900 इम्पोर्टेंट है कि 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा गठन किया गया था। ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से रहा। चलिए अगला क्वेश्चन 1935 तक हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का आंदोलन। बोलेगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस भारत शासन नियम यानी किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो भारत शासन एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम के तहत 1919 के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अब आपका जो है पॉलिटी खत्म, अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी क्वेश्चन यहाँ से आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सौरोलॉजी में आपका किसका अध्ययन किया जाए? बताइए। सौरोलॉजी में आपका छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का अध्ययन किया जाता है। बोलेगा सांपों का अध्ययन क्या किया जाता है? तो ओफियोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहते हैं। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहते हैं। बोलेगा फूलों का अध्ययन तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। सांपों का अध्ययन आपका ओफियोलॉजी होता है। मछली का अध्ययन बोलेगा तो क्या होता है? मछली का अध्ययन आपका होता है इक्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन बोलेगा तो इक्थियोलॉजी होता है। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी। इसके अलावा कुछ है जैसे हम बोल देते हैं, जैसे पूछेगा एपीकल्चर बोलेगा तो जानते हैं मधुमक्खी पालन। दूसरा पूछेगा सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? रेशम कीट पालन का। रेशम कीट पालन का होता है। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन होता है।
ठीक है। एक होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी होता है आपका कवकों का अध्ययन। एक होता है आपका फाइकोलॉजी, एक होता है आपका फाइकोलॉजी, इसमें होता है शैवालों का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी है कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी होता है अभिप्रजाति पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी एक होता है, पोमोलॉजी होता है क्या होता है, फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। एक होता है ऑर्निथोलॉजी, एक होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी पढ़ लिए मछलियों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन, अभी पढ़े हम लोग। डेंड्रोलॉजी पढ़ते हैं, डेंड्रोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है, झाड़ियों का, झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होता है झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन पढ़ लिए, सोरली छिपकली का। सिल्वी कल्चर बोलेगा, सिल्वी कल्चर होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। फ्लोरिकल्चर पूछेगा, लास्ट है फ्लोरिकल्चर बोलेगा तो फूलों की खेती। ठीक है, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन सब क्लियर हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है बताइए। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंपरेटिस, ब्रासिका कंपरेटिस आपका जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ओर्जिया सटाइवा आपका क्या है, तो धान का वैज्ञानिक नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है ओर्जिया सटाइवा। फेलिस डोमेस्टिका बोलेगा तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस बोलेगा तो मानव का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रीना बोलेगा किसका वैज्ञानिक नाम है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। गाय का बोलेगा तो बॉस इंडिकस आपका गाय का वैज्ञानिक नाम है, गाय का वैज्ञानिक बॉस इंडिकस। मक्खी का बोलेगा तो मस्का डोमेस्टिका आपका मक्खी का हो गया। मक्खी का वैज्ञानिक क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का हो गया। ठीक है, आम का बोलेगा तो मैग्नीफेरा इंडिका हो गया आम का वैज्ञानिक नाम, मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। धान का ओर्जिया सटाइवा हम लोग पढ़ लिए। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का पढ़ लिए, होमो सैपियंस मानव पढ़ लिए, ब्रासिका कंपरेटिस आपको पढ़ लिए, सरसों का पढ़ लिए। चना का पढ़ लेते हैं। चना का वैज्ञानिक नाम होता है सीसर एरेटिनम होता है। धान का ओर्जिया सटाइवा पढ़ लिए। गेहूं का एक पढ़ लेते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एवेस्टिबम होता है। चलिए सब क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं कि जीवधारी को कितने भाग में बांटा गया है, बताइए। जीवधारियों को जो है कितने भाग में बांटा गया है, किंगडम, तो बताइए 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, लैमार्क साहब ने। ठीक है, लैमार्क कहाँ के थे, फ्रांस। और एक और व्यक्ति थे ट्रेविनस, ये कहाँ के थे, जर्मनी के। दोनों ने मिलकर दिए थे, कब, 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो है नामकरण किए थे, सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ठीक है, तो फादर, ऐसे यदि पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, यानी जीव विज्ञान का पिता बोलेगा तो अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। लेकिन आपको पूछेगा कि फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता सबको पता है अरस्तु, लेकिन जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो ये भी आपको अरस्तु का ही कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी बोले या फादर ऑफ जूलॉजी बोले, दोनों को कहते हैं, अरस्तु को ही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन मेरा कि जीवधारियों को कितना भाग बांटा गया है, तो जीवधारियों को जो है 5 भाग में बांटा गया। जीवधारियों को कितना भाग में बांटा गया है, जो जीवधारियों को 5 भाग में बांटा गया है।
देखिए पहला क्या है आपका, पहला मोनेरा, पहला है मोनेरा, पहला क्या है मोनेरा। मोनेरा क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया इसी में होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया इसी में शामिल होता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के अंतर्गत है। दूसरा होता है आपको प्रोटिस्टा, दूसरा क्या होता है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा दूसरा क्या है, तो प्रोटिस्टा पादप एवं जंतु के बीच स्थित यग्लिना इस जगत के अंतर्गत। पादप और जंतु के बीच जो यग्लिना एक जगत है वो इसी जगत के अंतर्गत आता है। किस जगत है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसी के अंतर्गत आते हैं, साधारण प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पादप, सॉरी पहला हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया पादप। इसके अंतर्गत जो है शैवाल आता है, इसके अंतर्गत शैवाल, शैवाल के बाद मांस, पुष्पीय जो है, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज आते हैं, पुष्पीय तथा अपुष्पीय, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज आते हैं। चौथा 4 नंबर आपका है कवक, जिसको फंगी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। जिसे जटिल शर्करा भी है इसमें। तो चौथा हो गया कवक, पांचवा हो गया जंतु जिसको एनिमल कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, हाइड्रा, जेलीफिश, उसके बाद सितारा, कृमि, ठीक है, सरीसृप, सरीसृप, उभयचर, सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा गया था, जिसका जो है कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु और कवक जंतु, ठीक है। 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन आ गया विविध से, विविध से देखिए मिसलेनियस, यानी आपका खत्म हो गया आपका क्या चीज़, हिस्ट्री आपका खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, और आपका क्या खत्म हुआ, 4 बायोलॉजी खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग विविध। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, भारत के प्रथम जो सबसे पहले जानिए भारत में प्रथम रेल कब चला था, तो 1800 जो है 53 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल कब से का, 1848 से लेकर 56 तक का इसका कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो है पहला ट्रेन चला था। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन बनी थी, बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है सुरेखा यादव, सुरेखा शंकर यादव इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। पहला नंबर क्वेश्चन कि हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल जो है कौन थी, तो हरिता कौर दयाल जो है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, ठीक है। एयरफोर्स में जो है, एयरफोर्स में प्रथम महिला पायलट, प्रथम महिला पायलट कौन थे, हरिता कौर दयाल, ठीक है। दूसरा क्या है, सुरेखा यादव भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, हरिता कौर दयाल एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट, प्रेमलता मुखर्जी यानी प्रेमा मुखर्जी पहला महिला सर्जन, भारत की प्रथम महिला सर्जन बोलेगा तो प्रेमा मुखर्जी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, बताइए। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, इसका आंसर क्या होना चाहिए, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, बताइए। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा, ऑप्शन नंबर 1। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। ऑप्शन नंबर बी में है देविका रानी, देविका रानी क्या है, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री देविका रानी। प्रतिमा पुरी क्या है, प्रतिमा पुरी दूरदर्शन समाचार पत्र समाचार वाचक प्रथम महिला, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी, प्रतिमा पुरी। यानी 3 क्वेश्चन पढ़े। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री बोलेगा तो देविका रानी, ठीक है। प्रतिमा पुरी कौन थी, तो दूरदर्शन समाचार पत्र जो है का जो समाचार वाचक था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला
कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया, रीता फारिया। संतोष यादव, संतोष यादव क्या था बताइए? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। बोलेगा कि एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। सुष्मिता सेन कौन थी? तो मिस वर्ल्ड बोलेगा तो रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स बोलेगा मिस वर्ल्ड आपका हुआ था स्थापना 1950, और मिस वर्ल्ड बोलेगा तो मिस वर्ल्ड 50, मिस यूनिवर्स बोलेगा तो 1951। ठीक है। सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स अवार्ड दिया गया था प्रथम भारतीय महिला को। ठीक है। तो रीता फारिया हो गया मिस वर्ल्ड, संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली हो गया, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। भारत की प्रथम महिला IAS, बताइए भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी होगा अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और IPS बोल देगा तो IPS बोलेगा तो किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। रजिया सुल्तान कौन थी? बताइए रजिया सुल्तान के आप लोग नाम सुने होंगे। भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर की नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, बताइए नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अमृता पटेल सबसे पहले इसको नॉर्मल बोरलॉग के लिए पुरस्कार मिला कब? 1992 में। ठीक है। किसको मिला? डॉक्टर अमृता पटेल, यानी इसमें नन ऑफ दीज है। डॉक्टर अमृता पटेल, डॉक्टर नॉर्मल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बोलेगा तो डॉक्टर अमृता पटेल को मिला था। ठीक है। जो कि 1992 में मिला था। ऑप्शन में है विनेश फोगाट जो कि पहलवान है। कहाँ से? हरियाणा से हैं। इनको एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ठीक है। पीटी उषा क्या था? तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक तक फाइनल पहुंचने वाली, यानी ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा, जिसको उड़न परी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटी उषा को उड़न परी, पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं इसको। सानिया मिर्जा कौन है? तो WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। WTA, ठीक है, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? सानिया मिर्जा। प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला। इसके अलावा जो भी कुछ है, जैसे कुछ और बचा हुआ है एक नंबर पेज में, हम कुछ बता देते हैं। जैसे भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बोलेगा, विदेश सचिव बोलेगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। कौन थी? चोकीला अय्यर। प्रथम विदेश सचिव चोकीला अय्यर। उसके अलावा बोले कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली और विश्व बैडमिंटन में चैंपियन में महिला पदक के एकल खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु थी। कौन थी? पीवी सिंधु थी। ठीक है। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाला बोलेगा तो ब्रॉन्ज मेडल बोलेगा तो साइना नेहवाल। कौन थी? साइना नेहवाल। ठीक, साइना नेहवाल था। ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाला प्रथम महिला दीपा कर्माकर। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बोलेगा तो नीता अंबानी। बाकी सब लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष महिला बोलेगा तो मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव बोलेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव बोलेगा। भारत के प्रथम महिला राज्यसभा के बोलेगा उपसभापति तो अल्बर्ट एल्वा बोलेगा। भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बोलेगा तो राजकुमारी अमृता कौर है। भारत की प्रथम महिला सांसद बोलेगा तो राधाबाई सुब्बारायण। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बोलेगा तो सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश से थे। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो रोज विलियम बैथू हो जाएगा। बाकी कुछ और आपको डिस्कशन कराए हैं। जैसे कुछ और पूछता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये सब चीज़ पूछता है, भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछता है हमेशा।
तो आज का हम लोग का डिस्कशन, अब क्वेश्चन तो अब नहीं है, खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन का डिस्कशन लगभग 1 घंटा 10 मिनट हम लोग को समय लगा है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को डिस्कशन अच्छा तरह से करना है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से जो है पढ़ करके आइए। जो 6 पेज दिया हुआ है, 6 पेज को प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन दिया जाएगा और 20 क्वेश्चन को जो है बारीकी से डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए और यहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा। सिलेबस के अनुसार ज़्यादा लोड नहीं है, 30 दिन में आपका पूरा लुसेंट इस तरफ से उस तरफ आप पहुँच सकते हैं बिना कोई शुल्क के, निःशुल्क। आप जो है आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको जो है ये लुसेंट का जो बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टेस्ट विद डिस्कशन के साथ आपके सामने जो है करवाया जाएगा और 30 दिन में ये बैच समाप्त हो जाए। जैसे ही ये बैच समाप्त होगा उसके बाद स्पीडी का जो है आर्ट्स एंड स्पीडी का साइंस दोनों एक बार में ही 30 से 35 दिन के अंदर एक फिर से बनाया जाएगा सिलेबस। उसके अनुसार आपको जो है डिस्कशन के साथ, टेस्ट विद डिस्कशन के साथ आपको जो है वो समाप्त करवा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।